हेलो एवरीवन, दिस इज रिशु श्रीवास्तव और लास्ट टाइम मेरा सिलेक्शन एसबीआई में हुआ था। सबसे पहले तो मैं शुभम सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना प्रिपरेशन प्लान आप सबके साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर पाऊँ। सो थैंक यू शुभम सर। और अ, मैंने जो भी फेस किया है, जो भी मेरी जर्नी रही है और मेंस के लिए कितना पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए और कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए, मैं सब कुछ शेयर करूँगा जो मैंने फेस किया है। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसमें से जो भी डिड्यूस कर सकते हैं वो बेस्ट तरीके से करें और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को जो है वो इसमें से अ, अगर थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हो पाती है मेरे इस वीडियो से तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो चलिए अब पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगा कॉमन मिस्टेक जो एज एन एस्पिरेंट्स हम लोग करते हैं। जब हम एस्पिरेंट्स होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि अ, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और वीक पॉइंट्स क्या हैं, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। और ये हमें पता नहीं होता, तो हम लोग फ्लो फ्लो में जो भी होता है वो फॉलो करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, बट हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता हो कि हम कहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये अच्छे से पता होना चाहिए। मुझे, मैं अपने केस का एग्जांपल देता हूँ। मुझे पता था कि एग्ज़ाम में क्वांट्स एंड इंग्लिश यहाँ पे मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ। मतलब ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं, जो सेक्शंस हैं, वहाँ पे मतलब मैं बेटर से बेटर कर सकता हूँ। रीजनिंग में थोड़ा कम और जीए में थोड़ा और कम कर सकता हूँ, ये मुझे पता था। लेकिन मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये आइडिया था अपने बारे में। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है इस केस में। तो जब एग्ज़ाम में जीए का सेक्शन खुला तो मैंने 20+ सोच रखा था। इवन मैंने 25+ भी सोच रखा था, बट उतना हो नहीं पाया। बट मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि ठीक है, यहाँ पे नहीं हुआ तो वहाँ दो सेक्शंस जो हैं वहाँ पे मैं स्कोर कर सकता हूँ, तो वहाँ से मैं कवर कर लूँगा। और डेफिनेट एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मैंने यहाँ के जो लॉसेस थे वो इन दो सब्जेक्ट से मैंने कवर कर लिया और रीजनिंग में भी अच्छे खासे स्कोर किए। तो यहाँ पे जो मेरे अटेम्प्ट्स कम रह गए थे वो वहाँ से मेकअप हो गए और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं और हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। और फिलहाल अभी जो टाइम चल रहा है वहाँ पे तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दे करके अपनी उस कमी को सुधार सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली सुधारना चाहिए, बट इस टाइम में मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है टाइम की कमी की वजह से, तो आप लोग जो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर फोकस करें और उसको सुधारें, उस पर और ज़्यादा काम करें। तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट दिखेगा। तो ये सबसे पहले एनालाइज कीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट क्या है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो जो टू डू लिस्ट है वो एकदम फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। टू डू लिस्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे बहुत लोगों के टू डू लिस्ट होते हैं कि 7 to 7:30 ये, 7:30 to 8 ये, ऐसा नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। टू डू लिस्ट ऐसा बनाइए, डेफिनेटली बनाना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, डेफिनेटली बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा बनाइए जो फ्लेक्सिबल हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दिन में ऐसे काम आ जाते हैं जो हमें नहीं पता होते और उस टाइम में हमें वो काम करना पड़ता है। तो ऐसा बनाइए कि जब आप वो काम कर ले तो यहाँ के लिस्ट को, यहाँ जो आपने सोच रखा है वो बाद में पोस्टपोन करके या फिर करके मैनेजेबल हो। बिल्कुल भी रिजिड टू डू लिस्ट मत बनाइए कि इतने टाइम में इतना ये कर लेना है, नहीं। फ्लेक्सिबल बनाइए, आपके माइंड को भी फिर पता रहेगा कि हाँ, ये चीज़ें जो है वो आराम से की जा सकती हैं। और बिल्कुल टू डू लिस्ट को भर मत दीजिए टास्क, मतलब उसमें क्या क्या पढ़ना है, लिमिटेड बनाइए। मान लीजिए आप अ, 3 ही पॉइंट सोचते हैं, 3 ही टॉपिक सोचते हैं पढ़ने का, अगर उसको अच्छे से करते हैं तो वो फार बेटर है आपने 20 लिख रखा है उसको कर नहीं पाए। वो फार बेटर है सिर्फ आप 2 या 3 लिख के उसको बेटर तरीके से कर देते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि वो बेस्ट है। सो ये रहेगा पहला टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि ड्यूरेशन क्या होना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए, ये कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, फिक्स नहीं होता। आप सुबह, अगर मान लीजिए मैं अपना केस बता देता हूँ, मैं सुबह उठा, सुबह उठने के बाद से मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे एडिटोरियल करना है, तो मैंने वो अच्छे से किया। फिर मुझे लगा कि एक
सेक्शनल टेस्ट दे देते हैं, मैंने वो अच्छे से अटेम्प्ट किया। फिर मुझे लगा कि कोई क्लासेस ये छूट रही हैं वो करनी चाहिए, मैंने वो अच्छे से किया। तो अगर ये अच्छे से करते 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 ये जितनी भी चीज़ें मैंने अच्छे से कर ली और मैंने उसमें से बहुत कुछ अगर ग्रैब कर लिया तो वो वर्थ इट है। और मैं बिना कुछ लर्न किए मैंने 12 घंटे पढ़ाई कर ली तो वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ है अपने आप को एक तसल्ली देने के लिए कि हाँ मैंने 12 घंटे पढ़ाई की लेकिन मैं कुछ ग्रैब नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप चीज़ें कर रहे हैं उसमें से आपने बहुत कुछ सीखा, अच्छे से किया, अच्छे से करते करते आप जितनी देर चीज़ें ग्रैब करते हैं वो बेस्ट है। आप 2 3 4 घंटे भी अगर लर्निंग मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से आप मैक्सिमम आउटपुट ले पा रहे हैं वो बेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सेट किया कि 12 घंटे पढ़ लिए बट उसका कुछ आउटपुट नहीं निकला, सिर्फ आपने क्लासेस की, एक ऑटो पायलट मोड में क्लासेस करते गए करते गए करते गए, 12 घंटे तो आपने कंप्लीट कर ली बट कुछ सीखा नहीं, कुछ उसमें से ग्रैब नहीं किया। तो मेरे हिसाब से क्या मतलब ये जनरली भी ये वर्थ इट नहीं है। तो फिक्स नहीं है कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जितना आप ग्रैब कर सकते हैं उतना डेफिनेटली आपको टाइम देना चाहिए। और ये मतलब ओवरऑल मेरा ये टॉपिक है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके रूटीन में। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिड है कि 12 घंटे ही पढ़ना चाहिए, इतने इस समय में यही करना चाहिए, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपका माइंड जो है उस लेवल पे प्रिपेयर हो ही नहीं पाएगा। थोड़ी सी जो है वो अपने माइंड को भी ये पता होना चाहिए कि हाँ चीज़ें एडजस्ट की जा सकती हैं। उसके बाद से जीए की बात कर लेते हैं हम लोग कि जीए की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए जीए की प्रिपरेशन के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग जिस रिसोर्स को फॉलो कर रहे हैं रिसोर्सेस लिमिटेड रखिए। लाइक बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग रिसोर्सेस से बस इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसको पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके माइंड के को कन्फ्यूजन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। सो रिसोर्सेज लिमिटेड रखें। जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, उसको उस पर भरोसा रखिए और लिमिटेड रखिए उसको, और उसको अच्छे से कवर कीजिए। अब अभी का जो जीए का सिनेरियो है तो मैं तो यही बोलूँगा कि पहले जैसे जनरली बोला जाता है कि लास्ट 6 मंथ, बट वो चेंज हो चुका है मेरे हिसाब से। आप 6 मंथ को जितना एक्सटेंड कर सकते हैं पीछे, जितना 8 9 जितना कर सकते हैं उतना करिए, उतना बेटर होगा। और इसके अलावा जीए में मेरी ये रिकमेंडेशन इतनी ही रहेगी, क्योंकि इसके अलावा मैंने मेरा ये कुछ खास नहीं रहा जीए में, तो मेरा रिकमेंडेशन इतना ही तक रहेगा कि हाँ रिसोर्सेस लिमिटेड रखें और 6 महीने को ना सोच करके थोड़ा सा 8 महीने 10 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए। अब आते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स के लिए आप क्या कीजिए, जो मैंने किया था कि आप जो टॉपिक्स हैं, अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपका क्लियर नहीं है, अभी भी क्लियर नहीं है, तो उस टॉपिक को एक्स्ट्रा टाइम देके क्लियर कीजिए। ज़रूरत पड़े तो क्लासेस भी कर लीजिए। और चूँकि आपको लगता है कि मेरे सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, तो आप प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। प्रैक्टिस इज़ द की इन एवरी सब्जेक्ट। प्रैक्टिस पे आप फोकस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे एग्ज़ाम में उतना आपको ईज़ फील होगा। और कितना भी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, प्रैक्टिस आपने नहीं की तो एग्ज़ाम में उतना बर्डन फील होगा। सो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं तो आप भले वो क्वेश्चन बने ना बने वो बात की बात है, बट उस क्वेश्चन को फेस कीजिए, बैठिए, देखिए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा आता है, मेरे सामने क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्ज़ाम में, ये करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को आप टैकल कीजिए। जो क्लासेस होती हैं मेंस वाली, उनको आप अटेंड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि मिसलेनियस को कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि मिसलेनियस जो होते हैं वो एक बूस्ट का काम करते हैं। लाइक जब एग्ज़ाम में सेक्शन ओपन होता है तो अगर आपने जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया तो एक बूस्ट मिलता है कि हाँ हमने पहले से ये कर लिया है, अब हम लोग किसी मेजर डीआई की तरफ बढ़ सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं, और मोटिवेशन रहता है तो वो भी टैकल हो भी जाता है। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि किसी भी चीज़ को ईगो पे ना लेते हुए मिसलेनियस को भी उतनी ही वैल्यू दें जितना आप बाकी सेक्शंस को देते हैं।
तो ये क्वांट्स के लिए रहा कि कोई टॉपिक्स अगर क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करें अच्छे से, और जो मिसलेनियस को है उसको भी वैल्यू दें, और प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी करें। अगर आप मॉक से प्रैक्टिस के मल्टीपल सोर्सेस हैं, यूट्यूब पे सेशन चलते हैं, शुभम सर के ही सेशन चलते हैं, मैंने शुभम सर से ही किया था। शुभम सर के भी सेशन चलते हैं। बहुत सारे पीडीएफ कोर्सेस आते हैं, बहुत सारे मॉक्स हैं, उनसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें सॉल्यूशंस होते हैं। बट हाँ, यहाँ भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी डीआई उठा ली कर, ऐसा नहीं है। कीजिए, प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं करनी चाहिए, बट पहले कैपेबिलिटी जान लीजिए अपनी, एनालाइज कर लीजिए कि हाँ इतना में मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ तो उतना कीजिए। और इंग्लिश के लिए मैं अब बात करूँगा कि इंग्लिश जो है, देखिए बैंकिंग की जो इंग्लिश होती है वो मेनली डिपेंड करती है आपके कॉम्प्रहेंशन स्किल पे। आप जो सामने स्क्रीन पे लिखा है उसको कितना समझ पा रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा इंग्लिश में। लाइक आरसीज होती हैं, और बाकी सारे जितने भी सेक्शन होते हैं, जैसे मेंस में तो बहुत सारे ये क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं, वो भी कॉम्प्रहेंशन बेस्ड ही हैं। उसके बाद से जो भी होते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि इंग्लिश अगर आपको बेटर करना है बैंकिंग के लिए, तो आप अपनी कॉम्प्रहेंशन ट्रेडिंग स्किल को इतना बेटर बना लीजिए कि उसमें आपकी रीडिंग की स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाए। उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? आप मैक्सिमम आरसीज कीजिए, मैक्सिमम आरसी की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे टीचर्स जो है वो एडिटोरियल सेशन करवाते हैं, तो रीडिंग की मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि इस टाइम में, करंट सिचुएशन में, आप जितनी आरसी कर सकते हैं उतनी कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आरसी के साथ हमें जो क्वेश्चंस लगे होते हैं, तो जब क्वेश्चंस को हम लोग जाते हैं टैकल करने, तो हमें हमें पता चलता है कि हाँ हमने, जब हम तो आरसी पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन जब क्वेश्चन टैकल करने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने ये कहाँ पढ़ा था, ये ढूंढने लग जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि एक बार आपने आरसी को पढ़ा, क्वेश्चन पे गए, याद आ गया कि अच्छा ये इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकाल के उस आंसर को आप लोग सही तरीके से चेक कर पाएँ। तो इंग्लिश के लिए मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करें, और जिससे आपको आपकी जो कंप्रहेंशन स्किल होगी, समझने की जो क्षमता होगी, इंग्लिश में जो भी लिखा हुआ है उसको, वो इम्प्रूव होगी, और डेफिनेटली इंग्लिश में आप बेटर परफॉर्म करेंगे। मैं क्या करता था, मैं ये बता देता हूँ। मैं ये करता था इंग्लिश के लिए कि मैं डेली के 2 आरसी तो मेरे फिक्स थे। मैं आरसी करता था डेली के 2। उसके बाद से जो मिसलेनियस होते हैं वो भी करता था, जिससे माइंड को ये प्रैक्टिस मिल गया था कि हाँ रीडिंग कैसे करनी है, उससे आंसर्स कैसे देने हैं, आंसर को कैसे निकालने हैं, ये सब प्रैक्टिस बेस्ड पे होता है। तो ये तो फिक्स थे मेरे, जिसकी वजह से इंग्लिश में भी मेरे बहुत अच्छे स्कोर आए थे। और आप यूट्यूब पे सेशंस भी कर सकते हैं। मैं सबा मैम का सेशन करता था, रोज़ के रोज़ एक भी मिस नहीं होता था। और उसके बाद मैं एडिटोरियल सेशन भी करता था सबा मैम का, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो आप लोग अपने जो भी टीचर के साथ आप कंपेटेबल हैं, उनके साथ डेफिनेटली उनके यूट्यूब सेशंस कीजिए, और उनके जो भी सेशंस हैं वो कीजिए, और रीडिंग भी कीजिए साथ में। और रीजनिंग की जहाँ तक बात करें, तो रीजनिंग में मैं तो यही बोलूँगा कि पजल्स टोटल प्रैक्टिस बेस्ड है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे। और बाकी जो मिसलेनियस है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसको भी वैल्यू दीजिए। क्योंकि जैसा क्वांट्स के लिए मैंने बताया था, वैसा ही यहाँ पे है। अगर यहाँ पे आप मिसलेनियस में स्कोर किए रहेंगे थोड़े बहुत अच्छे खासे, तो आपको एक बूस्टअप मिलेगा जो पजल सॉल्व करवा देगा। तो यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि रीजनिंग में प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है पजल्स के लिए, और मिसलेनियस को भी साथ में लेके चलें। और ओवरऑल मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, जो भी है
कि कभी भी सबसे पहले अपने आप को जानिए कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप जानिए कि आपका जो आपकी बैठने की क्षमता है, कितनी देर आप आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। लाइक एग्ज़ाम में 2-2 घंटे बैठने होते हैं, तो ये जानिए। ये जानिए कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये पता कीजिए कि आप जो है वो कैसे मतलब आपका जो तरीका है वो आप जिस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो बेटर है या फिर कोई और तरीका है। तो ये सभी चीज़ें आपको अब एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है तो डेफिनेटली काम तो करना ही पड़ेगा। और ये सब चीज़ें जो है आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान देनी होगी। नहीं तो एग्ज़ाम में जो आपका इमोशन है वो आपका साथ नहीं देगा, फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है। मैंने भी वो फेस किया है। तो डेफिनेटली एग्ज़ाम जो है वो पढ़ाई के साथ साथ इमोशन की भी एक और चीज़ है। तो डेफिनेटली आप लोग बेटर करेंगे अगर आपने इन सब चीज़ों को हैंडल कर लिया। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच जो आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। आप अपना जो भी फीडबैक है वो दे सकते हैं। थैंक यू अगेन।